देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। कैप्टन अमरिंदर, इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। पर राजनीति की बात करें तो एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार पिछले एक साल से जबरदस्त राजनीति हो रही है। आपको याद होगा पिछले साल 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उसी दिन से विपक्ष का विरोध और राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष ने सेंट्रल विस्टा को मोदी महल कहा। सवाल उठाए कि 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की देश को क्या जरूरत है। 6 दिन पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उस दिन उन्होंने कहा कि अस्तबल में काम कर रहे सुरक्षाकर्मी देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी ये बात पूरी देश ने सुनी, मैंने भी सुनी और फिर तय किया कि आप तक मैं असली तस्वीर, पूरी सच्चाई लेकर आऊंगी। इसीलिए सबसे पहले हम उस दफ्तर में गए जहां जवान से लेकर जनरल तक पिछले 70 सालों से काम कर रहे हैं, जिसकी हालत मैंने अपनी नजरों से देखी। जिस जर्जर हालत में वो पूरी इमारत थी उसको देख के आप भी चौंक जाएंगे। और उस दफ्तर के बाद जो नया दफ्तर बनाया गया है हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए, उसके अंदर भी मैं गई। तो सुनिए इन सैनिकों की जबानी कि किस हालात में पिछले 70 साल में वो काम कर रहे थे, और अब जबकि सेंट्रल विस्टा के तहत उनके लिए नए इमारत, नए दफ्तर बनाए गए हैं, तो क्या सच में सेंट्रल विस्टा की जरूरत है या नहीं। यह है हमारी राष्ट्रीय राजधानी का वो हिस्सा जिसको सेंट्रल विस्टा के नाम से रीडेवलप किया जा रहा है, उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। हाल फिलहाल में सेंट्रल विस्टा पर काफी सियासत हुई है। कई लोगों ने कहा कि ये हमारी इतिहास पर चोट है, कुछ ने मोदी महल कहकर इसका मजाक उड़ाया। पर सेंट्रल विस्टा में जो पहला प्रोजेक्ट बन करके डिलीवर किया गया है वो कोई मोदी महल नहीं है, बल्कि वो हमारी सेना के लिए नए ऑफिसेज है जहां पर वो अच्छी इमारतों में आराम से काम कर सके। पहली बार भारतीय टेलीविजन पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले 75 सालों से हमारी सेना कुछ ऐसी इमारतों में काम कर रही थी जहां पर शायद कोई भी 1 घंटे के लिए बैठना पसंद नहीं करेगा। किन हालत में उनको पिछले 75 सालों में रहना पड़ रहा था और अब सेंट्रल विस्टा के तहत क्या उनके लिए बनाया गया है, आप देखेंगे खुद अपनी आंखों से और खुद उनकी जबानी सुनेंगे कि पिछले 75 सालों में और अब नए सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट में क्या फर्क है। बहुत से लोग जो कि कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया जा रहा है, कहते हैं कि देखिए सेंट्रल दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से सुंदर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहते हैं। आप मेरे पीछे देखिए, नॉर्थ ब्लॉक की वो इमारत आपको नजर आ रही है, बेहद सुंदर है। पर उसके आसपास सच बात तो ये है कि जो दफ्तर बने हुए हैं, खास तौर पर जो सेना के दफ्तर बने हुए हैं, वो कुछ ऐसी इमारतों में हैं, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक अकेले में सारे दफ्तर नहीं बन सकते। उनके आसपास ब्रिटिश काल के, अंग्रेजों के जमाने की कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर पिछले 70 साल के से सेना को अपने दफ्तर बनाने पड़े, जिनको आप कम से कम सुंदर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। उनमें से एक इमारत ये है। इसको पहले एक घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल की तरह इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के ज़माने में, फिर इसको दफ्तर में बदल दिया गया। आप इसको देखिए सामने, यहाँ पर पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे तार लटके दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर सीलन दिखाई दे रही है, अंदर की अगर आप देखेंगे जो हालत है, और ये हालत तब है जबकि बार बार इसका रेनोवेशन किया गया है, इसको अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, तब जाकर के इन दफ्तरों की 70 साल से ये हालत रही है। और जो हमारे सेना के अफसर हैं, जवान हैं, उनको इन दफ्तरों में बैठने को मजबूर होना पड़ा है। आइए देखते हैं। जब आप किसी भी जगह की जर्जर हालत की बात करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती जब तक आप उनसे बात ना करें जिसको उस जगह में बैठना पड़ता है, रहना पड़ता है, वक्त बिताना पड़ता है। सोचिए अगर आपको रोज़ इसी दफ्तर में आकर के काम करना पड़े। यहाँ पर देखिए कि सारी आपकी रेनोवेशन होने के बावजूद दीवारों पे एक्चुअली फंगस
दिखाई दे रही है। ये फॉल्स सीलिंग बनाई गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर हालत इतनी खराब थी कि अगर आपको केबलिंग करनी है तो फॉल्स सीलिंग जगह जगह पे लगानी पड़ रही है। आप बताइए सर, आप कितने टाइम से इस दफ्तर में रह रहे हैं और क्या आपको लगता है इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? मैं तकरीबन 1 साल से हूँ यहाँ पर और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी है और ये जो इसका निर्माण हुआ था इसका ऑफिस के लिए निर्माण नहीं हुआ था, किसी और पर्पज़ के लिए हुआ था। बाद में इसको ऑफिस में बदला गया और पुरानी होने के कारण इनमें हम मॉडिफिकेशन भी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक तरह से जो काम करने की शैली में या काम करने के लिए हमें वर्क स्पेस मैनेजमेंट से काफ़ी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। और इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इमारतें पुरानी होने की वजह से इनमें आप स्पेशल जो आप मेंटेनेंस वर्क होता है बहुत फ्रीक्वेंट करना पड़ता है और बैड वेदर में या ख़राब मौसम में इन इमारतों में काफ़ी सारी सीपेज, पानी लीक होना ये एक आम बात है। और दीवारों में जहाँ पे वायरिंग है, एक्सपोज वायरिंग है, वहाँ पे कभी कभी इवन शॉर्ट सर्किट भी होना भी बहुत कम। मतलब ये एक तरीके से जानलेवा भी हो सकता है। ये सिर्फ खराब होना या सुंदर ना होने की बात है, ये तो आपके लिए डेंजरस है कि आप बैठे हुए हैं, अब बारिश हो रही है और यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक चीज़ मानेंगे तो हर चीज़ को टिप टॉप रखना, उसको एकदम जितना ठीक हो सके उसको ठीक हालत में रखना, उसकी कोशिश की जाती है। पर उसके बावजूद इस इमारत की ये हालत है। आइए दूसरी जगह पे देखते हैं। यहाँ पर जितने दफ्तर बनाए गए हैं, अभी क्योंकि दफ्तर की बात हो रही है, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्टोरेज करना। जब आदमी के बैठने की जगह नहीं है तो आप सोच सकते हैं फाइलें रखने की जगह कहाँ ही होती होगी। तो इस तरीके के ये कॉरिडोर के अंदर ये अलमारियाँ बनाई गई हैं, तो उसके चलते चलने की जगह और भी कम हो गई है, तो जगह का और परेशानी। एक और दफ्तर आपको दिखाते हैं, अगर जगह की बात कर रहे हैं, ये है हमारी आर्मी के दफ्तर और यहाँ पर भी स्पेस का उतना ही क्रंच है। यस मैम, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था ये कार्यालय ऑफिस के लिए नहीं बनाया गया था, इसको बाद में हमने मॉडिफाई किया है, इसमें काफ़ी काम किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सीमित स्पेस है और ये डिज़ाइन नहीं है इस काम के लिए, इस हमारे काम के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक रूम के अंदर 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं और इन सबको शेयर करना पड़ता है। इस जगह की कमी के कारण और काफ़ी संकीर्ण होने के कारण हमें अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, महामारी, इस दौरान में जो सोशल डिस्टेंसिंग इसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। किसी भी जगह की 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक कि उसमें आदमी सुरक्षित तरीके से बैठ सके और दूसरा एक डिग्निटी भी होती है। अगर आप सेना की बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके की जगह में काम करते हैं उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है। मैं पहले आपको फॉल्स सीलिंग की बात कर रही थी, ये देखिए, आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि इस जगह में बैठना कितना असुरक्षित होगा किसी के लिए। ये सारी एक्सपोज्ड बीम्स हैं जो कि कम से कम 5 से 6 दशक पुरानी है, उनको बार बार कोशिश करके ठीक किया गया है, फॉल्स सीलिंग लगाई गई है, रीवायरिंग की गई है, दीवारों पे पुताई की गई है, पर जो चीज़ है ही जर्जर, जो 70-80 साल पुरानी है, उसको आप कितना ही ठीक कर लें। फिर से जो जगह की कमी की बात कर रहे हैं, ये देखिए कि अगर आप कोशिश करते हैं कि कोई दरवाज़ा भी खोले तो उस दरवाजे को खोल करके निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ काम करते हैं। भैया, यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 1 साल से तकरीबन इधर हूँ। अच्छा। यहाँ हमारा जो वर्तमान ऑफिस है जो एल ब्लॉक में है, यहाँ इमारतें पुरानी हैं और काम करने के लिए काम करने के मुताबिक जगह नहीं है, इसलिए जगह की कमी के कारण हमें काम करने में मुश्किल आती है और हमारा डॉक्यूमेंट का रख रखाव और के कारण रख रखाव ठीक से नहीं रख पा रहे हैं हम। और कोविड के दौरान हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, जगह की कमी के कारण हम सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ही मुश्किल आ रही है। तो जो नया आपका दफ्तर है और इसके मुकाबले कोई सुविधा वहाँ बेहतर मिली है? यहाँ किसी सुविधा की कमी थी? क्या फ़र्क आपको दिखता है? यहाँ स्पेस जगह उधर
अच्छी जगह मिलेगी, स्पेस, ओपन स्पेस मिलेगा, और वहाँ लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, कैफेटेरिया, जो हमारे जिसके मुताबिक हमें चाहिए वैसा वहाँ ऑफिस है। और यहाँ मैंने देखा जगह की कमी के अलावा बहुत जगह पे ऐसे सीलन वगैरह जो ये सारे तार वगैरह भी दिख रहे हैं, उससे कभी दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। कभी बरसात के टाइम पे लाइट चली जाती है या फ्लक्चुएशन वगैरह भी होने का डर रहता है, वो पानी भी आता है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है बारिश के टाइम पे स्पेशली। जब भी लोग सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं तो अगर आप राजनीतिक पार्टियों को सुने तो ऐसा लगता है कि सेंट्रल विस्टा में सिर्फ एक प्रधानमंत्री आवास बन रहा है या फिर पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास जिसको मोदी महल कह करके राजनीति की जाती है, पर सच बात यह है कि सेंट्रल विस्टा उन सब दफ्तरों को भी इंक्लूड करता है जहां पर सालों से हमारे अलग अलग सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, सेना के दफ्तर बने हुए हैं। अब जब वो नए सेना के दफ्तर बनाए जा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि कोई एक जो हमारी धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको मिटाया जा रहा है। नए दफ्तरों में जा करके जो वो पुरानी हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स थी उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, क्या आपको इस इमारत को देख करके लगता है कि ये कोई ऐतिहासिक धरोहर है? ये सेंट्रल दिल्ली में वो जगह है जहां पर सेंट्रल विस्टा बनेगा और इस दफ्तर को ले जा करके कस्तूरबा गांधी मार्ग में इसको रख दिया जाएगा। तो क्या इससे इतिहास पे कुछ फर्क पड़ रहा है? उन लोगों से सुनिए जो कि इन दफ्तरों में बैठे। आई वांट टू फर्स्ट स्टार्ट बाय आस्किंग यू व्हाट आर योर कंसर्न्स और एक्चुअली व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग? वाज इट नीडेड? Yeah, ma'am, since we would be locating to the new building, it's a state-of-art complex. The best of infrastructure is available in the new complex. And the best part is more verticals of Army headquarters are in the same building, which will help us in the efficiency of work. In the present location, we need to go outside to Sena Bhavan South Block, which takes time. Since it's a common building, all the verticals are here, it will help us in increasing our work efficiency, and obviously since it's a new building, new state of art, it will help in maintaining security, both physical security as well as IT security. भैया, आपको भी यहाँ पर काम करने में क्या प्रॉब्लम आती है और नया जो बिल्डिंग है उसमें आपको क्या बेहतर लगता है? एक पुराने जगह से जब नए जगह में जाते हैं, हमें एक वर्क का एक चेंज ओवर मिल जाता है। एक नई जगह में जाकर अच्छे काम करने की तरीके होते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मिल रहा है, जैसे कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया बिल्डिंग, चीज़ों को रखने की जगह और एक अच्छा जगह मिलते समय हमें और भी काम करने में और भी खुशी होती है। तो इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी भी, अच्छा सिक्योरिटी है और एक ही जगह में हमें सारा चीज़ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे, पर उस जगह में सब कुछ आसपास में है तो हमें टाइम सेव हो जाता है सबसे ज़्यादा। कुछ सुविधाएं भी वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं? सुविधाएं हाँ, इधर से जो ज़्यादा मिलेंगे, नए जगह होने के कारण उधर ज़्यादा सुविधा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पहली बार आप खुद इन सैनिकों की ज़बानी सुन रहे हैं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इनको नए दफ्तर बनाकर दिए गए हैं, उनकी क्या अहमियत है, क्या खासियत है और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदार RP सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं उदित राज जी, आप कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस शुरू से कहती आई है कि ये बस मोदी महल बन रहा है, मोदी महल बन रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए नाली में डाले जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे ये सैनिक, जवान, जनरल जिस हालत में बैठे थे पिछले 70 साल में, क्या उनके लिए महल नहीं बनना चाहिए? देखिए, इसी जगह से 1971 में वार लड़ा गया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसी जगह से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसी जगह से पूरे देश का जो रक्षा की जा रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि नई बिल्डिंग बने, पुरानी बिल्डिंग, उसका विरोध नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब कोरोना के महामारी के दौर पर तो 1947 में अगर लड़ रहे थे वहां से, तो 2021 में भी वहीं पे रहे। देखिए, ऐसे तो 1847 में म्यूटिनी की गई थी रेजिडेंसी से, तो वहीं पे जाके ऑफिस बना लीजिए। देखिए, ऐसा है कि मुझे बोलने दीजिए, अभी भी 1857, 1947 की बहुत सारी चीजें सबको अबेंडन कर दिए जाए
ज्यादातर 90% चीजें आपको उसी देख के नहीं चक्कर में लगता उदित राज जी कि हाँ इसको नहीं, अरे, अबैंडन करना चाहिए? नहीं, जहाँ पे नहीं, छत किसी के सर पे गिर रही है, बारिश में नहीं, छत छू सवाल- रही है, अरे बहुत जगह वहां ऐसा शॉर्ट हो रहा सर्किट है। हो रहा है, अरे भाई और मेरे आप कह रहे हैं सवाल- वहीं मेरे- बैठे रहो, क्योंकि अरे आप एक मुझे बोलने एक तो वक्त पे हमने दीजिए। जंग लड़ी थी वहां से। आप मुझे बोलने तो दीजिए कि आप ही बोलती रहेंगे। आप सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन लीजिए। आपको जवाब सुनने पर मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि भाई 1947 के पहले हमने जंग लड़ी थी, तो 1947 से 75 साल बीत गए। अरे भाई मेरा जवाब 20 साल में तो कोई भी अपना घर भी बदल लेता मेरा है। जवाब तो सुन लीजिए। क्या है मेरा आपका तो जवाब? सुन लीजिए। आपको ये बिल्डिंग जर्जर लगती है, नहीं लगती? इसका नहीं, ये बता बिल्डिंग जर्जर, बहुत सारी चीजें जर्जर है, केवल यही नहीं जर्जर है, बहुत सारी चीजें जर्जर है, रिपेयर होती रहती है, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब कोरोना की महामारी हो, इस देश में इतनी ज्यादा महंगाई हो, और इसी जगह से तमाम युद्ध लड़े गए हुए हों, और जब नया पुराना जहाज प्रधानमंत्री का हो तो 8,500 करोड़ का नया खरीद रहे हैं। इस समय इसकी जरूरत नहीं थी, आगे बन सकता था। आपको जरूरत, आप हिसाब से आगे बन सकता, आगे कब बनेगा? आपका पिछले 70 साल में तो किसी ने बनाया नहीं, तो बनाना पड़ा ना। देखिए ऐसा है कि 70 साल में बहुत सारी चीजें बनी हैं। 70 साल की चीजें ही बेच रहे हैं मोदी जी। वो क्यों नहीं पूछते कि 70 साल के से रेलवे बनी है, PSU बने हैं, सारा चीज 70 साल में बने, इन्होंने तो बनाया। फिर ये भी बना देते। अपना महल यहाँ पर अपना ये भी सीलन बनाएंगे, में टूटे ये भी फूटे और इतना जिसके अस्थि पंजर ढीले हो गए हैं, उस बिल्डिंग में बिठाने की क्या जरूरत थी? इन्होंने क्या इतने बनाया? सारे मेमोरियल बनाया तो बनाए, काम नहीं इतनी बना। सारी अरे, स्टैचूज बना दी, अरे इतने भाई, सारे अरे आपने तो ये भी बन एयरपोर्ट के जाता। नाम रख दिए, ये भी एक ये बन नई जाता, इमारत ये भी बना बन देते। जाता। ये भी बन जाता भाई, ये भी बन जा। कब सर? बन गई, एक चीज नहीं हुआ। पिछले कहते हैं 30 कि सालों एक से ये तरीके प्रॉब्लम से- है, कब अरे बनते? भाई तो प्रॉब्लम है, बहुत और जगहों पर प्रॉब्लम है, और भी सारा बहुत कुछ बना दे। प्रॉब्लम। आज परिस्थिति के हिसाब से जब तो आपको कोरोना लगता है की कि ये महामारी प्रायोरिटी चल रही नहीं हो, होनी चाहिए? देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई हो, तो ये बिल्डिंग आपको बर्बाद नहीं लग रही? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेचा जा रहा है। अच्छा। तो ऐसे स्थिति में महल खड़ा करेंगे तो मोदी। आपको ये बिल्डिंग बर्बाद नहीं लग रही? 50,000 करोड़ का। अरे कौन सा मोदी महल भाई? अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ किसी का महल नहीं बना। आप लोगों को गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है, महंगाई का कोई असर नहीं है, और एज और नौकरियां सारी छीन ली गई हैं। उदित राज जी, हमारी उस चीज की चिंता। उदित राज जी, इसी जगह से- ये सारी इसी जगह चीजें, से- ये सारी इसी चीजें खराब है, इसी सारी जगह चीजें से- चिंता का विषय इसी है। जगह से पर आप कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इसी जगह से किया, इसी जगह से डिफरेंस। इसका आप अपमान कर रहे हैं इस बिल्डिंग बात का। को 40 साल हो गए, सर। अपमान कर रहे हैं उस बात को 40 साल हो गए। आप अपमान कर रहे हैं। नहीं आप नहीं, अपमान कर रहे हैं। ये क्या? बिल्डिंग का आप कोई इसका अपमान नहीं कर रहे है। हैं। किसी को आप इस बिल्डिंग में अपमान कर रहे हैं। बिठाना उसका आप अपमान है, धरोहर का उस वर्दी का अपमान है। आप धरोहर का सर, अपमान कर रहे हैं। सर, धरोहर का सर, अपमान इज्जत कर रहे हैं। धरोहर की नहीं इतिहास होती का है, अपमान इज्जत कर- किसी बिल्डिंग की नहीं होती है, आप धरोहर का- इज्जत आदमी की होती है, इज्जत उसकी वर्दी की होती है। आप धरोहर का आपको ये बात अपमानजनक नहीं लग रही कि किसी को भी इस बिल्डिंग में बिठाया जाए, वो आपको अपमानजनक नहीं लग रहा? आप पूरे आर्मी का, पूरे इतिहास को बदनाम कर रही हैं। अरे उदित और राज जी, उसको- बदनाम उसको कर रही है, चूंकि ये अच्छा, हमारी हिस्ट्री आरपी है। सिंह, ये आरपी मोदी जी सिंह, की अगर हिस्ट्री कोई नहीं, कहे, कांग्रेस अगर की कोई हिस्ट्री कहे है। कि आप इस उल्टा तरह के की उल्टा बिल्डिंग में आप क्यों बैठा रहे हो, कर रहे हैं जो तो उदित राज जी अब राष्ट्रवादी कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं ये आर्मी का अपमान है। अंग्रेजों के गुलाम, आप कैसे सवाल उठा सकते हो कि ये बिल्डिंग में क्यों बैठे हैं? आरपी सिंह जी, अंग्रेजों के जो गुलाम थे, उदित राज जी, आरपी सिंह जी का जवाब देने दीजिए। उदय राज जी, मेरा नाम आरपी सिंह है, धन्यवाद। देखिए पहले तो मुझे वो मिथ तोड़ने दीजिए जो कोरोना काल में कह रहे हैं कि इकॉनमी वार्निंग की बात करें। ये 900 करोड़ रुपए का टेंडर कॉपी मेरे पास है, जो कि राजस्थान सरकार ने निकाला अपने यहाँ, ये सॉरी महाराष्ट्र सरकार ने निकाला। ये राजस्थान सरकार के टेंडर्स की कॉपी मेरे पास है, जिसमें राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए खर्च रही है अपनी बिल्डिंग अपने वहां के, और ये कोरोना काल के अंदर, ये सब ये नहीं कोरोना से बात, कोरोना काल के अंदर ही सारे काम हो रहे। देखिए मिथ है कि इसके कारण से कोरोना का कोई नुकसान हो रहा है या कोरोना के कारण दिक्कत हो रही है। उल्टा ये इनको तारीफ करनी चाहिए। आज लगभग मेरे पास जो फिगर है, लगभग 84 करोड़ लोगों को आज वैक्सीनेशन हो गया है, और इनके हल्ला करने के बावजूद। परंतु विषय ये है कि क्या हम इन पुरानी बिल्डिंग में, इन झर्जर बिल्डिंग में, जो कि कभी भी ढह सकती है, गिर सकती है, उन बिल्डिंग्स के अंदर क्या हम फौज को
स्टेट ऑफ आर्ट का जो काम करना है, जो जो एक अच्छे तरीके से फौज को लड़ना है, उसके लिए वहां रख सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा इनको जरा नई बिल्डिंग का भी दौरा एक बार करा दे तो समझ लग जाएगा कि कैसी नई बिल्डिंग है, समझ लगे कैसा काम हो रहा है, किस प्रकार दुनिया का सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, हमारी नेवी के लिए, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और एक जॉइंट कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये नहीं कि एक कहीं पे, एक कहीं पे, एक कहीं पे। वो ये इस प्रकार लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, ये जितना मर्जी इसको कहें कि कहें, ये अंग्रेजों के टाइम के अस्तबलों में बिल्डिंग्स बनी है कहीं में से, ऐसी बिल्डिंग्स भी है जो सच है। अरे उधर सुनिए आपको, अरे उधर सुनिए आपको आपका देश प्रेम, आपके नेता का देश प्रेम तब दिखता है जब बालाकोट पे हमला होता है तो पूछते हैं कि बालाकोट पे हमला नहीं हुआ, आप उसके सबूत दो, समझे नहीं? आपके नेता का प्रेम देश प्रेम दिखता है जब आपके नेता के बयान को इमरान खान कोट करता है। अरे सुनो एक मिनट, अरे सुनो उदित राज जी सुनो, आपके नेता का देश प्रेम तब दिखता है जब हरीश रावत कहता है वो हमारा पंजाबी यार है, हमारा पंजाबी भाई है, इसको जनरल बाजवा को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूबा जाकर आपको जनरल बाजवा आपका पंजाबी भाई दिख रहा है, आप देश प्रेम की बात कर रहे हो। अरे आप जनरल बाजवा को अपना पंजाबी भाई कह रहे हो। उदित राज जी, छोटी सी बात यह है कि बाकी सारी चीजें आप अपनी राजनीति करते रहिए, पर कम से कम जिस सेना की इज्जत की बात करते हैं, आपको इस बात में उनकी बदनामी लगती है कि कोई ये कहे कि ये इमारत में अभी तक उनको क्यों बैठना पड़ा था। आपको ये बात अपमानजनक नहीं लगती कि इस तरीके की बिल्डिंग में किसी को भी रह करके काम करना पड़े? आप शायद एक दिन या एक हफ्ता इसमें नहीं टिक पाएंगे, लोग यहां 50 साल से काम कर रहे हैं। पर क्योंकि आरपी सिंह जी ने कहा, एक बार देखिए, आपको भले से ही लगे कि ये नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं थी, नई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, ये पैसे की बर्बादी है, पर अब मैं आपको, खास तौर पर आपको और दर्शकों को यह भी दिखाना चाहती हूं कि जो नई बिल्डिंग है जिसमें अब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शिफ्ट की जाएगी, जहां से अब वो बैठेंगे, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे दफ्तर होंगे, वो कैसी दिखती है, और नए और पुराने का फर्क देख करके आप खुद से फैसला कर लीजिए कि कौन सी बेहतर है। देखिए, पुराने और नए दफ्तर में क्या फर्क है, ये आसानी से आपको दिख जाएगा जैसे ही आप ये कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे। जो ये डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसमें वो सभी आधुनिक फैसिलिटीज मौजूद है जो किसी भी ऑफिस में होनी चाहिए। आप लोग सब दफ्तर जाते हैं, वहां पर आपको बेसिक फैसिलिटी क्या चाहिए कि वहां पे क्यूबिकल हो, ऐसे वर्क स्टेशन हो, बैठने के लिए बुनियादी सुविधाएं हो, काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, लाइटिंग अच्छी हो, नई इमारत हो, उसमें वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, फायर अलार्म है, स्प्रिंकलर है। पुरानी बिल्डिंग में जहाँ पर जगह जगह तारें निकली हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कब किस दिन कोई हादसा हो सकता है, कहीं आग ना लग जाए। यहाँ पर उन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तो चाहे काम आप कुछ भी करें, चाहे आप किसी आईटी कंपनी में हो या आप सेना में हो, काम तो काम होता है, और उस काम को अच्छे से करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए आपको इन सुविधाओं की ज़रूरत है ही है। तो यहाँ पर जहाँ आपका वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, मॉडर्न फैसिलिटी है। कुछ नहीं तो आप देखिए, महिलाओं के लिए जो फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए अलग वॉशरूम बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसको एक्सेस रखा गया है, जो सिक्योरिटी का पूरा एक इंतज़ाम किया गया है, राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस है। वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें सर्वेलेंस करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल है वो पूरी तरीके से, क्योंकि एक जो पहले फैले हुए थे करीब 60 एकड़ में पूरा वो कॉम्प्लेक्स फैला हुआ था, उसको अब करीब 13 से 14 एकड़ में सीमित कर दिया गया है, एक बिल्डिंग के अंदर
सारे दफ्तर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, जितने भी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। सर, आपने जो पुरानी बिल्डिंग में इतने सालों तक काम किया है और जो आप ये नए बिल्डिंग में अब मौजूद हैं, क्या उसमें आप फ़र्क देख रहे हैं? जो पुरानी बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है, बहुत पुरानी, कई दशक हो गए बने हुए, प्लस वो एक ऑफिस की तरह नहीं बनी थी। ये वाली बिल्डिंग जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल मॉडर्न है, ऑफिस की तरह बनी हुई। सो इसमें बहुत डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। सेकंड, वहाँ पे हमारे पास जगह टाइट थी, मुश्किल से थोड़ा बैठने के लिए थोड़ा दिक्कत था, लाइट और हवा कम थे, वो भी इसमें बहुत अच्छे से केटर किया गया है। अभी जैसे आपने बाहर देखा, हमारे सारे जवान, हमारे सारे क्लर्क्स जो बैठे हैं वो एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में, बहुत बढ़िया फर्नीचर में बैठे हैं। उसकी वजह से वर्किंग एफिशिएंसी, जो हमारा काम करने के जो एफिशिएंसी है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। पर एक सिक्योरिटी का, सुरक्षा का जो एक एस्पेक्ट होता है, खास तौर पर जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात होती है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे एनहांस किया? हमारे किसी भी दफ्तर में, आप सरकारी दफ्तर में आप बोलें, ख़ास तौर पे जैसे आपने बोला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दफ्तर में एक ऑफिस प्रोसीजर और सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इस बिल्डिंग्स के अंदर, ये जो अभी नई बनी है अफ्रीका एवेन्यू और केजी मार्ग, ये एकदम बाउंड्री वाली बिल्डिंग है। वहाँ पिछले बिल्डिंग जो हमारे थे, ऑफिस थे, वो एक ओपन स्पेस था। तो यहाँ पे हमारा बिल्डिंग बहुत अच्छे से सारे जो लेटेस्ट गैजेटरीज हैं उसके साथ, सर्वेलेंस के साथ कवर्ड है। हमारी यहाँ पे निगरानी बहुत बढ़िया तरीके से हम रख सकते हैं, और हमारे ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली हमें और एज देगा। पर जो आपकी ज़रूरतें थी, जो आपने अपनी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स बताई थी, क्या वो सेटिस्फैक्टरीली उनको पूरा किया गया? ओह यस, आपको बताना चाहूँगा कि जब इस बिल्डिंग की प्लानिंग स्टार्ट हुई, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो लोग इसको यूज़ करने वाले हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। ये सिर्फ हम लोग नहीं, एकदम जो हमारे जवान हैं उनको भी रिक्वायरमेंट लेके कि वो किस तरह से काम करेंगे, और हर एक फ्लोर में कौन आके बैठने वाला है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी की कुछ अलग ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारा केटर करके हमारी रिक्वायरमेंट के साथ 100% ये ऑफिस बने हैं। तो कभी जो लोग बोलते हैं, जब हेरिटेज की बात करते हैं कि कितनी सुंदर इमारतें हैं आप सेंट्रल दिल्ली में, उनमें से अगर बाहर निकल करके इन दफ्तरों में रीलोकेट किया जाए तो उन इमारतों का क्या होगा? आप सिर्फ ये सोचिए, ताजमहल बहुत सुंदर है, संग्रहालय बहुत सुंदर होते हैं, पर जब आपको अपना काम पे जाना हो रोज़, जब आपको अपने हफ्ते में 5 दिन 12 घंटे 10 घंटे कहीं पर बैठ के काम करना हो, क्या आप चाहेंगे कि आपका दफ्तर ऐसा लगे या किसी संग्रहालय की तरह? सोचिए। ये डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स उन 2 इमारतों में से एक है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 27 वर्टिकल्स शिफ्ट किए जाने हैं। ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, शायद उन लोगों को सबसे अच्छा जवाब है जो कि कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा का जो पूरा प्रोजेक्ट है सिर्फ एक मोदी महल है, जो कहते हैं कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री की ईगो की वजह से बनाए जा रहे हैं। वो लोग जो कि कहते हैं कि जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको अपमानित किया जा रहा है। ये दफ्तर ना सिर्फ ज़रूरत थे उन लोगों की जो कि हमारे देश के लिए लड़ते हैं, पर उनको एक बेसिक डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए भी बेहद ज़रूरी थे। और सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीर भी पूरे देश को देखनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ पद्मजा जोशी, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। आरपी सिंह जी, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि आप नई बिल्डिंग बनाइए, नई ऑफिसेज बनाइए, कोरोना के दौरान क्या जरूरत थी? मैंने अभी बताया नहीं कि कोरोना के दौरान महाराष्ट्र पैसे खर्चे, छत्तीसगढ़ बिल्डिंग्स बनाए, महाराष्ट्र अपना विधानसभा भवन बनाए, राजस्थान अपने कंस्ट्रक्शन के काम करे, सब ठीक है। और इससे रोजगार का उत्पादन हुआ है, इससे रोजगार बढ़ा है।
ये थोड़ा ही जो लोग वहां बिल्डिंग बना रहे हैं उनका रोजगार बड़ा है, और कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करते हुआ तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई एक भी उनके सबके प्रॉपर टेस्ट हुए, सबकी चिंता की गई, उनके अगर उनके नॉर्म्स को फॉलो, ये सब गए थे कोर्ट सबको लेकर और कोर्ट से जवाब मिल गया था इनको कोर्ट से जवाब मिल गया था। परंतु जो आपने बहुत बड़ी बात बताई, इनको ये समझ नहीं आ रहा, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है जो आपने दिखाई, ये स्टेट ऑफ आर्ट है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट सिस्टम्स लग रहे हैं ताकि हमारी आर्मी इक्विप्ड हो कभी भी किसी प्रकार की आपदा के लिए। ये अभी नहीं है वो सुविधाएं जो अभी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारी सोच से परे अभी इस सिस्टम में। तो परंतु इनको तो ये सब लेना नहीं, मैंने अभी बताया ना, इनको तो फौज का उपहास उड़ाना है। ये तो इनके प्रवक्ता जनरल साहब को कहते थे कि सड़क साहब गुंडा है, तो इनकी भाषा, इनके व्यवहार, इनके सोच तो उस प्रकार की है। इनको क्या लेना देना आर्मी से? इनको क्या लेना देना कि आर्मी को कितनी अच्छी सुविधा मिलेगी? मैंने बताया कि अभी हरीश रावत साहब, बाजवा साहब, इनको पाकिस्तान की फौज से लेना है। वो बाजवा को कह रहे हैं बाजवा साहब हमारे पंजाबी भाई हैं। अरे जो बाजवा हमारे रोज सैनिक मारकर भेजता है वो आपका पंजाबी भाई है, उसको गले मिल गया। तो ये समझ में आनी चाहिए बात। इनको सेना से नहीं लेना देना, इनको सिर्फ मोदी जी का क्रिटिसिज्म करना है, मोदी जी के को लेकर कुछ ना कुछ बात उठानी है। सच ये है कि जिस प्रकार की सुविधा, जिस प्रकार की व्यवस्था मोदी जी ने खड़ी की है, ये आने वाले 100-200 साल तक अपने देश के लिए जरूरी थी। और इवन जो पार्लियामेंट बन रहा है वो आगे की रचना को देखते हुए, आगे की सोच को देखते हुए जब डिलिमिटेशन होगा उस समय जब पार्लियामेंट भवन जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का पार्लियामेंट भवन भी बन। और इसके जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है शायद वो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि इतने हाई सिक्योरिटी, इतने सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं। अगर आपके वहां पर फौज के ऑफिसेज हैं, नेवी के, एयरफोर्स के ऑफिसेज हैं, आप कैसे रिस्क ले सकते हैं कि कोई भी इंट्रूडर उसके अंदर घुस सके, जो कि पुराने कॉम्प्लेक्स में हो सकता था? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने कहा ना कि ये स्टेट ऑफ आर्ट है, ये अभी इनकी समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी है जो आप और मैं, हम अभी टीवी चैनल पर नहीं डिस्कस कर सकते, परंतु वो जो ओवरऑल सिक्योरिटी पेरिफेरिया है, उसका ओवरऑल सिक्योरिटी का मामला है, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है कि कहीं से भी कहीं कोई भेद ना सके। क्योंकि अभी जो आपने बताया वो तो अस्तबल थे, कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता था और कुछ भी बहाना बनाकर कुछ हो सकता था। परंतु आज ये जो बन रहा है ये दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली बिल्डिंग्स बन रही है, इसमें कहीं से कोई ब्रीच नहीं हो पाएगा। और हमको उल्टा इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि मोदी जी सेना के लिए इस प्रकार की इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लेड बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं ताकि हमारी सेना हमेशा तत्पर रहे किसी भी आपदा के लिए। बिल्कुल। और अगर सेना के सम्मान की आपको चिंता नहीं है तो कम से कम सेना की सुरक्षा की तो सोचिए, जो पिछले इमारत में बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी। आरपी सिंह जी, उदित राज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल बात करते हैं पीओके की, जहां हुर्रियत को जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज और सड़कों के नाम से अब तकलीफ है। आपको याद होगा पहले हमने धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको बताया था कि कैसे अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, माफ कीजिएगा पीओके नहीं, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया था कि शहीदों के नाम से, कश्मीरी पंडितों के नाम से सड़कों के नाम रखे जाएं। जब इस प्रस्ताव के बारे में महबूबा मुफ्ती से पूछा गया तो अब पीडीपी ने और अलगाववादियों ने ना सिर्फ कड़ा एतराज जताया है पर यह भी कहा है कि यह बेहद बेवकूफाना प्रस्ताव है। सराहनीय फैसला लिया है जिसके अनुसार वादी कश्मीर में स्कूल और कॉलेजों का नाम शहीदों के नाम पे और उन प्रोमिनेंट सिटीजन के नाम पे रखा जाएगा जिन्होंने अपनी रियासत का नाम ऊंचा किया हो। लेकिन सरकार का यह फैसला लगता है अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तिलमिला उठा है। यही वजह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक स्टेटमेंट में से मोदी का हिंदुत्व एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पे रख के वो मुसलमानों की आइडेंटिटी को पूरी तरह से डाइल्यूट करना चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस बोर्ड से एतराज है क्योंकि बरवाल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदल दिया गया। स्कूल का नाम शहीद नायक योगराज सिंह के नाम पर हो गया। पाकिस्तान परस्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस नामकरण से परेशानी है क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम बदलकर
शहीद सिपाही बुआ दत्ता सिंह के नाम पर किया गया। वो बुआ दत्ता सिंह जो 1948 में पुंछ में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। हुर्रियत को शहीदों के परिवार के गर्व पर ऐतराज है, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं और अचानक से ये नाम आप उनका देखते हैं स्कूल पे। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। वो उनने नाम अपना रोशन किया है और हमारा भी उनके साथ ही रोशन हुआ नाम, उनके बेटा का भी नाम रोशन हुआ। काफी इमोशनल मोमेंट है, समझ सकते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद आज उनका नाम, शहीद का नाम स्कूल की बिल्डिंग पे लिखा जाए और परिवार के सदस्य खुश भी हैं और उनकी आंखें नम भी हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरे हुर्रियत संगठनों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे के तहत काम कर रही है और मुस्लिम पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हुर्रियत ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार फांसीवादी है। भारत सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली है। जम्मू कश्मीर में संस्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मारे गए लोगों के नाम पर रखे जा रहे हैं। सरकार की नीयत मुस्लिम पहचान को खत्म करने की है। पाकिस्तान में बैठे हुर्रियत के नेता तो गैर हैं, जो भारत में हैं, भारत के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उनसे सवाल किया गया। महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि नाम बदले जाने पर उनकी क्या राय है, तो जवाब चौंकाने वाला मिला। ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो जम्मू कश्मीर में 18% हो गई है, जो इस वक्त यहाँ पर हमारी करप्शन की उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इनके पास करने को कुछ नहीं है। जो जगह हैं, गलियां हैं, कूचे हैं, स्कूल में नाम बदलने से क्या वहां के स्कूल के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? आर दे गोइंग टू गेट जॉब्स? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। हुर्रियत को यह नजर आया कि स्कूल कॉलेज का नाम हिंदू शहीदों के नाम पर रखा गया। क्या ये नजर नहीं आया कि जम्मू कश्मीर और देश के लिए शहीद होने वाले मुस्लिम वीरों को भी उसी सम्मान से नवाजा गया? महिला कॉलेज श्रीनगर का नाम बदला गया। प्रोफेसर रियाज पंजाबी के नाम से होगा महिला कॉलेज का नाम। BHSS जवाहर नगर स्कूल का नाम भी बदला गया। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी के नाम से होगा BHSS का नाम। भारत से हर मोर्चे पर पाकिस्तान परास्त हुआ। नई नई चाल चलता है। कभी आतंकी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, तो कभी हुर्रियत के कंधों पर रखकर बंदूक चलाता है। हमारे देश में जो शहीद है उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, और इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की बातों को करना लगता है कि पाकिस्तान में कल भी जिस प्रकार से हिंदू जो वहाँ पर पानी भरने का काम कर रहे थे तो उनको भी मारा गया। लगातार वहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात की जाती है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ पर अपने शहीदों को हमेशा सम्मान दिया जाता है और ये जो ऐलान हुआ है इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान की इस बात की प्रदर्शना करता है। कश्मीरी आवाम सरकार के इस फैसले से खुश है। उसे अपने शहीदों पर गर्व है, लेकिन हुर्रियत जैसे पाकिस्तान परस्त संगठन इस कदम को मुस्लिम समुदाय की पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। कश्मीर को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो नाम रखने की कवायद शुरू की गई सरकार की तरफ से, ये आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए एक रामबाण होगा, क्योंकि जो जहर पीछे हुर्रियत ने इस समाज के अंदर भरा, लोगों के दिलों में भरा, अब वो समय आ गया कि हम सब मिलकर इस नफरत को खत्म करें। जम्मू कश्मीर में शहीदों के नाम पर सरकारी स्कूल कॉलेज और सड़कों के नामकरण की प्रक्रिया जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार के इस कदम को शहीदों के परिवारों ने ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि हुर्रियत इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नव भारत, जम्मू। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। उन्होंने ही पहले ये खबर ब्रेक की थी टाइम्स नाउ नवभारत पर। PDP को क्या ऐतराज है?
देखिए पीडीपी का ये रहा है हमेशा से, पॉलिटिक्स जो रही है वो हमेशा सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमेशा अपीज करते रहे हैं और उनको गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ये सवाल महबूबा मुफ्ती से पूछा तो मैंने कहा कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा नॉनसेंस। तो देखिए आप किस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं हमारे उन बहादुर जवानों को जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, जिनकी वजह से लोग सुरक्षित हैं और जिनकी वजह से महबूबा मुफ्ती जम्मू या किसी और इलाके में अच्छी तरह से घूम फिर रही है। मेरे ख्याल से महबूबा मुफ्ती भूल जाती है कि ये वही फौजी हैं जो उनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, जिनकी वजह से चाहे पुंछ हो, रजौरी हो, किसी और इलाके में जा पाती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती की सियासत अक्सर ऐसी ही सियासत रही है जहां पे हमेशा वो अलगाववादियों के लिए बात करते हैं। अब देखिए अलगाववादियों की जो स्टेटमेंट आई है किस तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, आइडेंटिटी के साथ उसको जोड़ते हैं और इसे हिंदुत्व एजेंडा बताया जाता है। देखिए शहीद का तो पहले कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जहाँ पे हम बात करेंगे स्कूल और कॉलेजों की, वहाँ पे खाली हिंदू के नाम पे नहीं रखा गया, बल्कि जो मुसलमान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, क्योंकि एक सरकार ने एक संदेश दिया है। सरकार का ये संदेश है कि अब से देशद्रोह के साथ जो भी होगा उसे पनिश किया जाएगा और जो भी कोई देशभक्त होगा उसे रिवॉर्ड किया जाएगा। और वही एक प्रथा शुरू की है जबकि स्कूलों और कॉलेजों का नाम। और दूसरा ये कि जब कोई बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाएगा देखेगा कि इस जवान ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, अगर देश की रक्षा और सुरक्षा इतने के लिए दशकों तक इनको सम्मान नहीं दे पाए, शहीदों को सम्मान नहीं दे पाए, तो नॉनसेंस कहकर कम से कम उसका अपमान तो ना ही करें। प्रदीप, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। आपको याद दिला दे एक जरूरी सूचना कि सवाल पब्लिक का वो शो है जिसमें आप अपनी राय, अपने सवाल लेकर के जुड़ सकते हैं।